हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपके पास वीडियो पार्ट 3 जो कि हमने पहले पार्ट और दूसरे पार्ट देखे, उसके बाद इसी श्रृंखला में पृथ्वी की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के टॉपिक को लेकर के वीडियो पार्ट 3 आए हैं। इस टॉपिक के अंदर हम जो है पृथ्वी की संरचना के बारे में जानेंगे। इससे पहले पिछले जो 2 वीडियो देखे, उसमें पहले वीडियो के पहले भाग में हमने ब्रह्मांड तथा पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जाना, बिग बैंग सिद्धांत जाना और निहारिका परिकल्पना के बारे में वीडियो भाग 1 में जाना। वीडियो भाग 2 में हमने पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के बारे में जाना। इस वीडियो के भाग में हम पृथ्वी की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। सूर्य से अलग होने के तुरंत बाद पृथ्वी उबलते हुए द्रव के गोलों की तरह रही होगी। वैज्ञानिक ऐसा अनुमान मानते हैं कि पृथ्वी है जैसे ही सूर्य से अलग हुई, उसके बाद में ये जैसे आग का गोला उबलता हुआ है उसी तरह से रही होगी। बनने के बाद यानी पृथ्वी बनने के बाद बहुत लंबे समय तक पृथ्वी का अधिकांश भाग है वो तरल ही बना रहा, और इसका कारण ये था कि अंतरिक्ष के पिंड इससे टकराते रहते थे। 4.4 अरब वर्ष पहले मंगल ग्रह के आकार के एक पिंड के पृथ्वी के टकराने से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। ऐसा मानते हैं कि आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले मंगल ग्रह के कोई आकार का एक पिंड था, वो पृथ्वी से टकराया और उसके टकराने से जो है चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। इसलिए चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा है वो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा अपनी आकर्षण शक्ति द्वारा समुद्री ज्वार पैदा करता है, पृथ्वी के अपने धुरी पर टिके ठीक से झुके रहने में मदद करता है, चंद्रमा घूर्णन को धीमा करता है। यानी चंद्रमा का भी बहुत बड़ा योगदान इस पृथ्वी के संतुलन में, ज्वार भाटा पैदा होता है उसमें, और पृथ्वी के घूर्णन को जो धीमा करता है उसमें सबसे बड़ा योगदान चंद्रमा का है। पृथ्वी के ठंडा होने पर बनी चट्टानें कुछ हल्की कुछ भारी थी। भारी चट्टानें गहरी धंस गई और हल्के तत्वों से बनी चट्टानें ऊपर रही। इन चट्टानों से पृथ्वी की सतह बनी। यानी पृथ्वी पर जैसे जैसे समय गुजरता गया वैसे वैसे पृथ्वी ठंडी होती गई। ठंडी होने से जो भारी चट्टानें थी वो बीच में धंस गई, हल्के वाली थी वो ऊपर रही, और ऊपर की जो चट्टानों की जो सतह थी उससे पृथ्वी की सतह बन गई। पृथ्वी की संरचना है वो परतों के रूप में होती है। जैसे हम जब प्याज में छीलते हैं तो प्याज में छिलके उतरते जाते हैं, इसी तरह से पृथ्वी की संरचना भी इन परतों के रूप में है। जैसा कि आपको चित्र में इसमें दिखाया हुआ है कि किस प्रकार से परतों के रूप में पृथ्वी होती है। पृथ्वी के केंद्र से सतह की दूरी लगभग 3900 किलोमीटर होने का अनुमान है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि पृथ्वी के केंद्र से सतह की दूरी है वो लगभग 3900 किलोमीटर है। पृथ्वी में अभी तक 15 किलोमीटर से अधिक गहराई का छिद्र करना संभव नहीं हुआ है। आज तक वैज्ञानिकों ने विभिन्न उपकरण विभिन्न मशीनें लगा करके भी आज तक वैज्ञानिक 15 किलोमीटर से यानी 15 किलोमीटर से अधिक गहराई का छेद जमीन के अंदर तक नहीं कर पाए हैं। पृथ्वी को मोटे तौर पर 3 प्रकार की परतों से बना माना जाता है कि ये 3 परत पाई जाती है। जो पृथ्वी की सबसे ऊपर की जो परत होती है उसे भूपट्टी, एक जो ठोस परत है, इसे पृथ्वी की त्वचा भी माना जाता है। बहुत सी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है, पृथ्वी की त्वचा कौन सी परत को माना जाता है? भूपटपट्टी जो होती है। इसकी मोटाई सभी स्थानों पर एक समान नहीं होती। पृथ्वी की जो ऊपर की भूपटपट्टी सतह है इसकी एक समान नहीं होती। इस अंतर के कारण ही कहीं पहाड़ बन गए और कहीं समुद्र बन गए, क्योंकि उसकी कहीं मोटाई बहुत ज्यादा है और कहीं मोटाई बहुत कम है। जल, थल व वायुमंडल का व्यवहार जिसमें जीवन पाया जाता है उसे जैव मंडल कहते हैं। बायोस्फीयर क्वेश्चन आता है कई बार, जैव मंडल किसे कहते हैं? तो जहां जल भी हो, थल भी हो और वायुमंडल का जिसमें जीवन हो उसे हम जैव मंडल कहते हैं। पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य किसी भी ग्रह पर जैव मंडल अभी तक नहीं पाया गया है। अब अगर कहीं पर भी जैव मंडल नहीं पाया गया यानी किसी भी ग्रह पर अभी तक कोई जीवन के साक्ष्य या प्रमाण नहीं मिले हैं। वर्तमान में भूपटपट्टी का
लगभग 70% भाग जल से ढका है और यह सामान्यतः समतल रहता है। यानी टोटल भूपरिपटी है, उस ऊपरी भूपरिपटी परत का 70% भाग है वो जल से ढका हुआ है। शेष 30% भाग है उस पर कहीं मैदान है, कहीं पर्वत है और कहीं मरुस्थल और कहीं घाटियां है। यानी 70% है वो जल से ढका हुआ है, 30 पर मैदान भी है, पर्वत भी है, मरुस्थल भी है और घाटियां भी है। पृथ्वी के ठंडे होने के साथ ही भूपरिपटी विशाल चट्टान खंडों में बदल गई। इन विशाल चट्टान खंडों को विवर्तनिक प्लेट कहते हैं। यानी पृथ्वी जैसे जैसे ठंडी हुई और इसकी भूपरिपटी जो ऊपरी ऊपर की सतह थी वो चट्टान है वो खंडों में बदल गई, और जो खंड में बदली इन खंडों को ही विवर्तनिक प्लेटें कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, विवर्तनिक प्लेटें। महाद्वीप इन्हीं विवर्तनिक प्लेटों पर स्थित है। जितने भी जो महाद्वीप है वो इन प्लेटों पर ही स्थित है। विवर्तनिक प्लेटें धीरे धीरे खिसकती रहती है। ये जो विवर्तनिक प्लेटें हैं जो कि ऊपरी भूपरिपटी सतह के ठंडे होने के कारण बनी, ये धीरे धीरे खिसकती है और खिसकने की इनकी जो गति है वो इतनी है जैसे हमारे नाखूनों की गति जिस प्रकार से बढ़ती है उसी प्रकार से ये प्लेटें खिसकती है। पृथ्वी की सतह पर 29 विवर्तनिक प्लेटें पाई गई है। ऐसा अभी तक जो है वैज्ञानिकों द्वारा 29 विवर्तनिक प्लेटें आइडेंटिफाई की गई है। जब ये प्लेटें बनी, महाद्वीप बने, उससे 200 मिलियन पहले द प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड पैंजिया। ये महाद्वीप कॉन्टिनेंट बने, यानी अभी जो 7 महाद्वीप, उससे पहले इस पूरे को एक पैंजिया के नाम से जानते थे। ये जो पैंजिया, जैसे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, मोटे तौर पर 7, ये प्लेटों, ये बाद में ये यहाँ से खिसकते गए, खिसकने के कारण से और ये अलग अलग महाद्वीप बन गए। इनको पहले पैंजिया के नाम से जानते थे। पृथ्वी की दूसरी परत है उसको मेंटल, दूसरी परत है उसका है मेंटल कहते हैं। ये सबसे मोटी परत होती है। ये अधिकतम गर्म पिघली चट्टानों से बनी हुई है। ये जो अंदर की 2 नंबर की परत है मेंटल, ये गर्म पिघली चट्टानें जो बीच में आती गई उनसे बनी हुई है। इन सिलिकेट चट्टानों में लौह मैग्नीशियम की मात्रा भूपरिपटी की तुलना में अधिक होती है। यानी जो ऊपर की भूपरिपटी की जो सतह है उसकी तुलना में जो 2 नंबर की परत है मेंटल, उसमें सिलिकेट में लोहा और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक है। मेंटल पृथ्वी के मध्य भाग पर ऊपर नीचे होती रहती है, यानी जो मिड भाग है उस पर ऊपर नीचे होती रहती है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग है वो क्रोड सर्वाधिक गहराई पर होने के कारण सबसे अधिक गर्म होता है। पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है उसे हम क्रोड कहते हैं और सर्वाधिक गहराई पर यह सबसे अधिक गर्म होता है। पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग क्रोड है उसका जो है तापमान लगभग 7000 डिग्री सेंटीग्रेड होने का अनुमान वैज्ञानिकों द्वारा लगाया गया है। क्रोड के गर्म होने के कारण पृथ्वी के बनते समय अंदर रह गई ऊष्मा। क्रोड का गर्म होने का कारण क्या है कि जब पृथ्वी बन रही थी तो पृथ्वी बनते बनते जो ऊपर से ठंडी हो गई, अंदर उसके अंदर हीट रह गई, ऊष्मा रह गई। ऊष्मा के कारण से वो क्रोड है वो अधिक गर्म रह गया। क्रोड के धीरे धीरे ठंडा होने के प्रमाण भी मिले हैं। अब वैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजर रहा है ये क्रोड ठंडा होता जा रहा है, परंतु इसको ठंडा होने में बहुत लंबा समय लगेगा। क्रोड पृथ्वी का सबसे सघन भाग है। क्रोड है जो पृथ्वी के बीच सबसे अंदर नीचे पाया जाता है, ये सबसे सघन भाग है। बहुत सी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी का सबसे अंदर का सबसे सघन भाग कौन सा है, तो वो है क्रोड। पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण क्रोड ही है। कई बार ये भी प्रश्न बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है कि पृथ्वी के चुंबकत्व का मुख्य कारण क्या है, तो क्रोड है वही चुंबकत्व का मुख्य कारण है। पृथ्वी में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व, जो किस मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो पृथ्वी में सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में 34.6% जो है लोहा पाया जाता है। 2 नंबर पर ऑक्सीजन 29.5%, सिलिकॉन 15.2%, मैग्नीशियम 12.7%, निकल 2.4%, गंधक 1.9%,
टाइटेनियम 0.05, अन्य 3.365। तो सबसे ज्यादा लोहा, 2 नंबर पर ऑक्सीजन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार ऑक्सीजन की मात्रा और लोहे की मात्रा पृथ्वी में पाए जाने वाले तत्वों में पूछा जाता है। जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति कब हुई, किस प्रक्रिया द्वारा हुई, ये हमने अब तक पृथ्वी की संरचना जाना। तो इस पृथ्वी की संरचना बनने के बाद की जीवन कैसे बना, इसके बारे में अभी भी कोई भी प्रश्न एकदम सटीक विज्ञान नहीं खोज सका। सबसे पुरानी लगभग 43 करोड़ वर्ष, कितना, लगभग 43 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टान है, उस पर जीवन के कोई चिन्ह नहीं दिखे। इसका मतलब ये माना जाता है कि 43 करोड़ वर्ष पहले जीवन पृथ्वी पर नहीं था। लगभग 39 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टानों में कार्बोनेट पाया गया, यानी 43 करोड़ वर्ष पुरानी पे तो कुछ नहीं है, और जो 39 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टान है उस पर पाया गया है कार्बोनेट। क्या पाया गया है? कार्बोनेट। ये प्रश्न एग्जाम में कंपटीशन की में 2-3 बार पूछा गया है। भूगर्भ वैज्ञानिकों का मानना है कि इन कार्बोनेटों की उत्पत्ति जीवन की क्रियाओं द्वारा हुई है, इसलिए कहा जा सकता है कि पृथ्वी पर जीवन लगभग 39 करोड़ वर्ष पूर्व उपस्थित था। देखिए 43 करोड़ वर्ष पहले कोई चिन्ह नहीं मिला, 39 करोड़ वर्ष के पहले वाले में कार्बोनेट पाया गया, और भूगर्भ वैज्ञानिक जो इसके बारे में रिसर्च करते हैं वो ऐसा मानते हैं कि ये जो कार्बोनेट बना ये कहीं न कहीं जीवन की क्रियाएं हुई, यानी कोई जीव थे उनके द्वारा उत्पन्न क्रिया से ही कार्बोनेट का निर्माण हुआ। इस आधार पर ये मानते हैं कि 39 करोड़ वर्ष पूर्व जीवन की उपस्थित था। तो जीवन की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग वैज्ञानिक धार्मिक मत है, जिसमें हमारे जो प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ है उनके अनुसार ऐसा मानते हैं कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी के द्वारा की गई है, और विशिष्ट सृजन का जो सिद्धांत है, जो स्पेनिश पादरी सुरेज के अनुसार संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा 6 दिन में हुई है। जो विशिष्ट सृजन का सिद्धांत है वो कहता है कि ईश्वर द्वारा 6 दिन में इस पूरी पृथ्वी को बनाया गया है। वो कह रहे हैं स्पेनिश का पादरी सुरेज के अनुसार कि पहले दिन पृथ्वी और स्वर्ग बनाया, दूसरे दिन आकाश बनाया, तीसरे दिन जमीन और पादप बनाए, चौथे दिन सूर्य चंद्रमा और बाकी के बचे हुए 7-8 ग्रह बनाए, पांचवें दिन पक्षी और मछलियां बनाए, छठवें दिन मानव और अन्य जंतुओं की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार इनका सिद्धांत कहता है कि ईश्वर द्वारा 6 दिन में मानव और जीवों की उत्पत्ति का बना करके जीव है, सूर्य है, चंद्रमा, इन सब का निर्माण किया। स्वतः जननवाद या अजीवाद जीवोत्पत्ति का सिद्धांत ये कहता है, ये पृथ्वी पर जीवन कैसे आया उसके बारे में महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये कहता है कि जीवों की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों के द्वारा स्वतः ही होती है। स्वतः जननवाद या अजीवाद जीवोत्पत्ति का सिद्धांत कह रहा है कि जीवों की जो उत्पत्ति हुई है वो निर्जीव पदार्थ के द्वारा स्वतः ही होती है। इसके बारे में एक उदाहरण देते हैं कि मेंढक नम मिट्टी से आया है, वायरस है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। परंतु ये परिकल्पना उस समय निराधार हो गई जब लुई पाश्चर ने 1862 में प्रमाणित किया कि सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति दूसरे सूक्ष्म जीवों से हुई है। उन्होंने एक फ्लास्क से, लुई पाश्चर ने फ्लास्क की सहायता से ये सिद्धांत प्रतिपादित किया और एक फ्लास्क के अंदर मास्क लिया, उसको पूर्ण कवर कर दिया, तो वो उसमें बहुत दिनों तक कोई भी जीव पैदा नहीं हुआ। परंतु जब वो खुला रहा, हवा के संपर्क में आया, तो हवा के जो सूक्ष्म जीव उसके अंदर गए और वो पैदा हुए। इसके आधार पर उन्होंने कहा कि जीव से ही जीव की उत्पत्ति हुई है, निर्जीव से नहीं। तो स्वतः जननवाद का सिद्धांत 1862 में पाश्चर के सिद्धांत के बाद में फेल हो गया। तब से सर्वत्र इस तत्व को मान्यता मिली कि जीवन की उत्पत्ति पहले से उपस्थित जीवों से हुई है, जिसे कहते हैं जीवात जनन, कि भाई जीव की उत्पत्ति जीव से ही हुई है। ये 1862 में लुई पाश्चर ने अपने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया। फिर 1865 में रिचर्ड, प्रेयर, आर्नियस, हॉयल ने उक्त सिद्धांत के बारे में समर्थन दिया, और उन्होंने आर्नियस के अनुसार दूसरा कौन सा सिद्धांत इसके बाद में जीवों के जन्म के बाद में ब्रह्मांडवाद का, पार्थिवेतर का, अंतरिक्ष उद्भव और
पेनर्सपुरेमिया का सिद्धांत आया। इस सिद्धांत के पक्ष में रिचर्ड, प्रेयर, हार्नियस इन्होंने अपना समर्थन दिया और उन्होंने हार्नियस ने कहा कि बीजाणु पृथ्वी पर किसी और ग्रह से आए। हार्नियस का सिद्धांत क्या कहता है कि बीजाणु हैं जो जीव की उत्पत्ति जिन बीजाणुओं से मानी गई है वो पृथ्वी पर कोई और ग्रह से आए। ये बीजाणु मोटे रक्षात्मक स्तर से गिरे हुए थे। क्या कहते हैं, बीजाणु उनके ऊपर बहुत मोटा कवच लगा हुआ था। जब बीजाणु के लिए अनुकूल तापमान आया, अनुकूल समय आया, तो बीजाणु का आवरण घुल गया और प्राथमिक जीवित जीव को जन्म देते हैं। ये क्या कह रहे हैं, हार्नियस कहता है, जिन्हें 1908 में सिद्धांत दिया कि कोई दूसरे ग्रह से जीव आया, बीजाणु आया, बीजाणु के ऊपर मोटा कवर था, विपरीत परिस्थिति में वो सुरक्षित रहा, जब अनुकूल परिस्थिति बनी तो वो फूट गया, उससे जीव की उत्पत्ति हुई और इससे जीवित जन्म को जन्म मिला। यह सिद्धांत जो ब्रह्मांडवाद, पार्थिवता और पेनर्सपुरेमिया का सिद्धांत था, यह सिद्धांत ये व्याख्या नहीं कर पाया कि अंतरिक्ष में जीवन का उद्भव कैसे हुआ एवं भेदने वाली कि भाई कौन से ग्रह से जीवन आया। दूसरी वो जीवन आया तो भेदने वाली अल्ट्रावायलेट और गामा किरण बीजाणुओं के रहने के जीवन का उद्भव, उनके अल्ट्रावायलेट इतनी गामा रे जितनी थी, इतना हाई टेम्परेचर था, फिर वो जो है बीजाणु कैसे इकट्ठा जीवित रहा। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व हुई। तो यानी जीवन की उत्पत्ति के संबंध में अभी तक कोई भी एक सर्वमान्य सिद्धांत नहीं दिया गया था। साइनोबैक्टीरिया पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले प्रथम जीव माने जाते हैं। वैज्ञानिक अब सर्वसम्मति से इस बात पर पहुंचे हैं, निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जो साइनोबैक्टीरिया है वो पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला प्रथम जीव है और ऐसा भी मानते हैं कि पृथ्वी पर जो ऑक्सीजन लाया वो साइनोबैक्टीरिया ही लाया, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। The UV rays from the sun broken up water into hydrogen and oxygen. अल्ट्रावायलेट रेज है वो पानी में तोड़ती है जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो ये जो साइनोबैक्टीरिया के संबंध में ये लाइन है, क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइनोबैक्टीरिया सबसे प्रथम जीव माना जाता है और ऑक्सीजन भी पृथ्वी पर यही लेके आए थे। जीवन के उद्भव का और भी रासायनिक सिद्धांत है, उसमें है ऑपेरिन का आधुनिक सिद्धांत। आज के समय में बहुत मायने सिद्धांत है जीवन के उत्पन्न के उद्भव के बारे में ऑपेरिन का। ऑपेरिन ने 1924 में प्रस्तावित किया कि जीवन का उद्भव अजीवित कार्बनिक अणुओं से हुआ है। ये कह रहा है अजीवित कार्बनिक अणुओं से जीवन का उद्भव हुआ। ये ऑपेरिन ने 1924 में सिद्धांत दिया, जिसे हम ऑपेरिन का आधुनिक सिद्धांत भी कहते हैं। ऑपेरिन जीवन की उत्पत्ति के जैव रासायनिक सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। वो कोई पृथ्वी पर किसी ईश्वर द्वारा, ब्रह्मा जी द्वारा 6 दिन में बनाना या बीजाणु अंतरिक्ष या दूसरे ग्रह से आने को विश्वास नहीं रखते, वो तो रासायनिक सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। और वो कहते हैं इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4500 मिलियन वर्ष पूर्व हुई है और जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी तब उसका वातावरण अपचयित प्रकृति का था। इस प्राचीन वातावरण में जो है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और जलवाष्प उपस्थित थे। जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी तो उस समय ये चीजें उपस्थित थी। ऊर्जा तड़ित और अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा विद्युत विसर्जन के रूप में उपलब्ध थी। जैसे ही भूपर्पट्टी का निर्माण हुआ ये अत्यधिक वलयित थी। जैसे भूपर्पट्टी जैसे ठंडी होती गई, बनती गई, ये वलयित थी। अनेक शताब्दियों तक पृथ्वी पर तीव्र वर्षा हुई और ये गहरे स्थानों में एकत्रित हो गई कि भाई तड़ित जिंजा थी, अल्ट्रावायलेट थी, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया बने और बहुत वर्षों तक पृथ्वी पर बहुत तेज बरसात होती रही और वो पानी है वो गहरे स्थानों पर एकत्रित होता गया। वायुमंडल यौगिक यानी वायुमंडल में पाए जाने वाले यौगिक, अकार्बनिक लवण और खनिज भी गहरे समुद्री स्थानों पर आ गए। यानी सारी चीजें कहाँ गई? समुद्र में आ गई। इन अणुओं से विभिन्न यौगिक बने। अब जो समुद्र में जो विभिन्न प्रकार के यौगिक आ गए उनसे जो है अंत में अणु बने और वो स्वद्विगुणित अणु बने। अणुओं से स्वद्विगुणित यानी अपने आप ही द्विगुणित बने। ये अणु अंत में प्रोटीन और वसा से उत्पन्न झिल्ली से गिर गए। यानी अणु बने, अणु द्विगुणित हुए और ये अणु अपने आप ही प्रोटीन और
वसा से उत्पन्न झिल्ली से घिर गए और जल और रासायनिक यौगिकों के साथ जुड़कर कोशिका के समान इकाई बना ली। फिर अणु, उनके ऊपर प्रोटीन वसा की झिल्ली, फिर वो जल के साथ घुले और कोशिका के समान एक इकाई बना ली और क्लोरोफिल युक्त सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। अब इनके कोशिका के समान झिल्ली बना ली, वो फिर क्लोरोफिल युक्त सूक्ष्म जीव बने जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते थे, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन बना सकते थे। ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जैसे साइनोबैक्टीरिया। इन सूक्ष्म जीवों को जीवित रहने का अच्छा मौका था क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल से प्रकाश की उपस्थिति में स्टार्च का निर्माण कर लेते थे। स्टार्च का उपयोग अतिरिक्त ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जा सकता था। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन उत्पन्न हुई जिसका उपयोग अन्य जंतुओं ने श्वसन में किया। तो यानी जो प्रथम जीव हुए वो प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता रखते थे और प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन बनी और ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जंतुओं ने श्वसन के रूप में किया। पराबैंगनी किरणों द्वारा ऑक्सीजन पर क्रिया से ओजोन परत का निर्माण हुआ। जैसे ही पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन पर पड़ती, ऑक्सीजन पर पड़ने के कारण ओजोन का निर्माण होता। O2 जो है O3 में कन्वर्ट हो जाती है। O3 यानी ओजोन। इस ओजोन से ओजोन परत का निर्माण हुआ जिसमें धीरे धीरे पराबैंगनी किरणें नहीं गुजर सकती थी, जो कि पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा कवच का कार्य करने लगी। ओपेरिन द्वारा दी गई जीवन उत्पत्ति की संपूर्ण जो प्रक्रिया अब तक हमने देखी, उसके अनुसार प्रथम चरण यानी सबसे पहले सरल अणुओं का निर्माण हुआ जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बीच क्रिया हुई और बाद में इन सरल यौगिकों से जल, अमोनिया और मीथेन, यानी सबसे पहले कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इनके बीच में क्रिया हुई, इनसे जल, अमोनिया और मीथेन बने। इसके बाद में दूसरा चरण आया जिसमें सरल कार्बनिक यौगिक बने और बाद में सरल कार्बनिक यौगिकों में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से शर्करा, ग्लिसरॉल और बसीय अम्ल का निर्माण हुआ। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के संयोग से जो है एमिनो अम्ल बन गए। फिर क्या बन गए? एमिनो अम्ल बन गए। कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के संयोग से पायरिमिडीन और प्यूरिन का निर्माण हुआ और तीसरे चरण के अंदर जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ और सरल कार्बनिक अणु के आपस में विभिन्न अनुपात में जब मिले तो पॉलीसैकेराइड, वसा और प्रोटीन का निर्माण हुआ और इसके बाद में प्रोटीन का निर्माण है वो जीवन की उत्पत्ति में सबसे महत्वपूर्ण चरण था। ये प्रश्न पूछा जाता है, जीवन की उत्पत्ति में सबसे महत्वपूर्ण चरण था प्रोटीन का निर्माण, क्योंकि प्रोटीन न केवल कोशिका का संरचनात्मक घटक है बल्कि बहुत सी प्रोटीन जिन्हें एंजाइम कहते हैं जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। चौथा चरण न्यूक्लिक अम्ल और न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण हुआ। जब प्रोटीन बन गई तो उसके बाद में न्यूक्लिक अम्ल और न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण हुआ। इसमें मीथेन, अमोनिया और जल के बीच क्रिया हुई, प्यूरिन और पायरिमिडीन का निर्माण हो गया। कुछ प्यूरिन और पायरिमिडीन के शर्करा और फास्फोरस के जुड़ने से जो है न्यूक्लियोटाइड बन गए। न्यूक्लियोटाइड से अनेक अणु जुड़ करके न्यूक्लिक अम्ल जैसे डीएनए और आरएनए का निर्माण हुआ।